हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 11 से लिया गया है, जो कि 3 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अनेक प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशंस, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बोले गए डिक्टेशन, साथ ही कठिन शब्दों की आउटलाइन वाले शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, करीब 1.5 दशक की राजनीतिक लड़ाई के बाद देश की पिछड़ी जातियां कानूनी तौर से 27% सरकारी नौकरियों की हकदार बन गई हैं। समाज के बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग की यह एक लोकतांत्रिक जीत है, जिससे उसे अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलेगी तथा पूरा समाज समन्वित विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। परंतु आरक्षण के इस प्रश्न ने आर्थिक एवं सामाजिक विषयों के अलावा राजनीतिक आकार अधिक ग्रहण कर लिया है। यही कारण है कि 8 सितंबर से लागू की गई आरक्षण व्यवस्था को चुनावी रणनीति और वोट बैंक के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। यह राजनीति की विचित्र विडंबना है कि इस आरक्षण को लागू करने का सेहरा उस पार्टी के सिर पर बंधा है जो न केवल इस प्रकार के आरक्षण की विरोधी रही है, वरन जिसने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 1990 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के बाद भड़के छात्र आंदोलन को परोक्ष समर्थन भी दिया था। आरक्षण लागू करने का श्रेय लेकर कल्याण मंत्री अपने को पिछड़ों का मसीहा भले ही कह लें, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को इसके राजनीतिक श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में मंडल आधारभूत आरक्षण सभी दलों की एक राजनीतिक मजबूरी बन गई थी। अतः आरक्षण लागू करके मंडलवाद का मुखौटा लगाने से कांग्रेस अपने असली चेहरे को नहीं छिपा सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री और जनता दल परिवार का आरक्षण लागू करने के सरकारी निर्णय से संतुष्ट एवं प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह मंडलवाद का मुद्दा था, जिसके कारण 11 महीने में उनकी सरकार गिर गई थी। उद्देश्य और लक्ष्य की सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके साथियों को सरकार गिराने का गम काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में आरक्षण लागू करके सामाजिक विखंडन का जो बीज बोया था, उसकी तीव्रता
लगभग समाप्त हो गई है और समाज ने इस आरक्षण को गरिमा के साथ स्वीकार भी कर लिया है तथा इसके प्रति विशेष कटुता परिलक्षित नहीं है। परंतु मंडलवाद के कर्णधार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की कि अब वे सामाजिक न्याय के दूसरे चरण में मंडल राज स्थापित करने की दिशा में अपना अभियान चलाएंगे। उनके इस कथन से विकास की कम राजनीति की अधिक गंध आती है। जब वे मंडल राज की स्थापना की बात कहते हैं तो उसके पीछे जातीय वर्ग और संघर्ष और चुनाव के लिए नए जातीय समीकरण स्थापित करने की बात झलकती है। उनके मंडल राज की अवधारणा में पिछड़े वर्ग, हरिजन और मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक मंच प्रदान करना है। विचित्र बात यह लगती है कि वामपंथी दल अत्यधिक उत्साह के साथ बातें करते रहे उत्थान और प्रगति की, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वामपंथी पार्टियां वर्ग संघर्ष के हथियार को देश में प्रभावी ढंग से अमल में नहीं ला सकी। महोदय, राष्ट्रीय वामपंथी गठबंधन और उससे जुड़े श्रम संगठनों द्वारा भारत बंद की सफलता और विफलता के अलग दावे हो सकते हैं, परंतु मूल तथ्य यही है कि इस प्रकार के बंद का मुख्य प्रभाव उन्हीं राज्यों तक सीमित रहता है जहां उनकी सरकारें होती हैं, यानी सरकार के सहयोग और समर्थन पर इस प्रकार के बंद की सफलता निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बाद इस बंद का कुछ प्रभाव केरल और बिहार के कुछ भागों में अनुभव किया गया। इन राजनीतिक दलों के अलावा उनके श्रम संगठन सक्रिय हैं, परंतु इस समय राजनीतिक दलों अथवा श्रम संगठनों के पास ऐसा कोई उत्तेजक विषय नहीं है जिसके लिए भारत बंद जैसे आयोजन की आवश्यकता हो। कल के बंद का आयोजन मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा, सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रीय विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया। देश के आर्थिक और औद्योगिक कामकाज को ठप करके बंद के आयोजक दल एवं श्रम संगठन को यह बताना चाहते हैं कि उसकी परिवर्तित उदार आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा तथा श्रमिक हितों को हानि पहुंचेगी। परंतु 4 दशक के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्थापित सरकारी उद्यमों की बदहाली बढ़ी है और भारी सरकारी पूंजी निवेश का वह लाभ नहीं मिला जो देश को मिलना चाहिए था। इसके विपरीत घाटे पर चल रहे आधे से अधिक सरकारी उद्यम राष्ट्रीय पूंजी को इस ढंग से हजम कर रहे हैं कि वह देश की आर्थिक क्षमता से बाहर प्रतीत होने लगा है।
सरकारी उद्यमों में कर्मचारियों की जो भूमिका रही है और उनकी उत्पादकता में जो गिरावट आई है, उसमें चालू नीति में परिवर्तन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था का ही दुष्परिणाम है कि सरकार को बाध्य होकर निजीकरण अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी किसी सरकारी उद्यम को केवल कर्मचारियों के भरण पोषण के लिए ही नहीं चला सकता है। यह बात केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार भी यही कर रही है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए निजी उद्यमों को आमंत्रित कर रही है। एक और भारत बंद करवाना और दूसरी ओर अपने ही राज्य में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना सोच और व्यवहार के दोहरे मानदंड प्रकट करता है। इसके साथ ही इन दलों का दोहरा सोच इस रूप में भी प्रकट होता है कि एक ओर वे उदार नीतियों की प्रवर्तक नरसिंह राव सरकार को बनाए भी रखना चाहते हैं, दूसरी ओर उसी की नीतियों के विरुद्ध बंद का भी आयोजन कर रहे हैं। इन वामपंथी दलों को स्वीकार करना होगा कि जो आर्थिक तंत्र अपनी गलती। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। धन्यवाद।